नमस्कार दोस्तों, एजुपेडो इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक जीव इस संसार में जीवित रहने के लिए बहुत सारे कार्य करता है। इसमें से मुख्य कार्य होते हैं जो वो विशेष रूप से करता है, जिसके बिना उसका जीवन संभव नहीं है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो अगर इसे हम एक लाइन में समझें तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। मैं इसको सरल भाषा में समझा देता हूं कि किसी भी जीव के द्वारा अपने जीवन को इस धरती पर बनाए रखने के लिए भोजन ग्रहण करना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है, और वहन यानी उसके शरीर में जो खाद्य पदार्थ है पाचित रूप में उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक शरीर में गति करना आवश्यक है। तो इन हम प्रक्रम को, जो ये प्रक्रम है, इन्हीं को हम कहते हैं जैव प्रक्रम, यानी किसी भी जीव के द्वारा जीवित रहने के लिए किए गए कार्य। तो यहाँ पर मुख्य रूप से मनुष्यों में और बाकी जो जीवों में होते हैं जैव प्रक्रम, सभी में होते हैं, मनुष्यों में भी और पौधों में भी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं या प्रक्रम है जिसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, ये सब जो क्रियाएं, इसके अंतर्गत एक और आता है नियंत्रण एवं समन्वय, उसे भी हम जैव प्रक्रम कहते हैं, परंतु उसके लिए अलग चैप्टर दिया हुआ है, तो उसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो जब हम बात करते हैं इन जैव प्रक्रम की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण की, कि हम पोषण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, पोषण हम सभी जो है जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, और किसी न किसी रूप में हर जीव भोजन ग्रहण करता ही है। तो पोषण थोड़ा सा अलग है, भोजन ग्रहण करने को हम पोषण नहीं कहते हैं। भोजन ग्रहण करना और फिर उस भोजन को पचाकर उसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करना और उस ऊर्जा का उपयोग कार्य करने में करना, इसे हम कहते हैं पोषण। और तो अगर मैं यहाँ पे आपको इसकी भाषा में समझाऊं तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। यानी अपने कार्य के लिए शरीर जो कार्य करता है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं पचने के बाद उसी से वो ऊर्जा मिलती है। तो पोषण जो है दो वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले स्वपोषी पोषण और फिर विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी पोषण जैसे कि नाम से ही पता चलता है, स्व मतलब अपना, पोषी मतलब पोषण, जो अपना पोषण खुद कर ले, यानी कि जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर ले, उसे हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना ले, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। जी हाँ, क्योंकि ये सारी जो प्रक्रिया है पौधों के द्वारा वो होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो वो अपना भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो हरे पेड़ पौधे और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गाई यानी नील हरित शैवाल स्वपोषी पोषण को करते हैं। जब बात आती है विषमपोषी पोषण की, तो पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत एक जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा टीवी में कि शेर जो है हिरन को खा जाता है मार के, और हिरन जो है घास खाती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस श्रृंखला में हर एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। तो इस प्रकार के पोषण को हम कहते हैं विषमपोषी पोषण। तो उदाहरण के लिए मानो वो अन्य जीव हो गए जो मैंने आपको बताया अभी। तो स्वपोषी पोषण में मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा कुछ जीवाणु भी होते हैं। जीवाणु का मतलब होता है अंग्रेजी में बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में
लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट है C6H12O6, यही होता है भोजन, यानी इसी के टूटने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये बनता कैसे है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिलने से। और इसकी जो आवश्यक शर्तें हैं वो है कि क्लोरोफिल होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। आइए इसे विस्तार से समझ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, उसके बाद क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, स्थलीय पौधे। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। वायुमंडल मीन्स कि जो हमारे हवा है चारों तरफ, उससे कार्बन डाइऑक्साइड पौधे प्राप्त कर लेते हैं। और जल, स्थलीय पौधे, यानी जल जो है, जो पौधे जमीन पर होते हैं वो जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। उसके बाद बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये निम्नलिखित 3 घटनाएं होती हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश, यानी जो सूर्य का प्रकाश है, उसकी ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है और जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। ठीक है, अपघटन का मतलब होता है तोड़ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमें मिल रही है वायु से, ठीक है, वो, और जो हमें ऑक्सीजन मिली है, हाइड्रोजन मिली है, वो इन सबसे मिलकर बन जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट है। जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो इसका निर्माण होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, जो पौधे ग्रहण कर रहे हैं, वो वास्तव में लेते कैसे हैं? हमारी तरह उनके पास नाक तो है नहीं, तो फिर वो कैसे प्राप्त करते हैं इन चीज़ों को? तो इसके लिए उनके एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, एक विशेष संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा और हिंदी में रंध्र। ये पत्तियों की निचली सतह पर बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। सूक्ष्म मीन्स छोटे छोटे छिद्र, जिनको आंखों से देखना संभव नहीं है, उन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। तो इन स्टोमेटा के द्वारा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं इनकी संरचना विस्तार पूर्वक थोड़े बड़े में, कि ये जो गैप है, ये वाला जिसे रंध्र छिद्र लिखा है यहाँ पे, तो ये जो गैप है यही स्थान होता है, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन गैस बाहर आती है। और इस गैप को, यानी इस दरवाजे को बंद कौन करता है? तो ये कोशिकाएं करती हैं। ये जो दोनों तरफ कोशिकाएं हैं सेम की बीज की तरह, तो ये दोनों जो कोशिकाएं हैं इनको हम कहते हैं द्वार कोशिका, यानी एक दरवाजे की तरह काम करती है। ये क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और ऑक्सीजन बाहर निकालनी होती है, तब ये खुल जाते हैं, यानी ये कोशिकाएं जो है सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि ये दरवाजा खुल जाता है। और जब इसे बंद करना होता है तो ये फूल जाती हैं, जिसकी वजह से अपने आप ही बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है स्टोमेटा ऐसे जो है, अगर आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के दायरे में बात करें तो 5-6 से लेकर और अलग अलग पत्तियों में अलग अलग स्टोमेटाओं की संख्या होती है। किसी किसी पत्ती में 10, 15, 20 होते हैं और किसी किसी में 100, 150, 500, 1000 भी हो सकते हैं। ये निर्भर करता है उनकी कार्बन डाइऑक्साइड और उनकी संरचना पर कि उनको कितनी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। तो मुख्य रूप से इनके क्या कार्य होते हैं रंध्र के देख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। और अगर अधिक मात्रा में पौधा जल ग्रहण कर लेता है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा ही जल निकाला जाता है बाहर भाप के रूप में। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। आइए बात करते हैं विषमपोषी पोषण की। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जिसे हिंदी में हम विषमपोषी पोषण कहते हैं, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्राणी संपोषण में क्या होता है कि इसमें जीव जो है संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा, मानव, यानी हम पूरे भोजन को ठोस रूप में उठाकर खा जाते हैं, अंदर रख लेते हैं, चबाकर अंदर उसे डाल देते हैं पेट में, और फिर उसके बाद वो पच के वेस्ट मटेरियल निकलता है। इसके बाद हम बात करते हैं मृतजीवी पोषण की, यानी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। आप जानते होंगे, आपने बरसात के मौसम में देखा होगा कि छतरी जैसे छतरी नुमा सफेद सफेद छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं सड़ी गली जगहों पर, ठीक है, जैसे कुकुरमुत्ता या छाते जैसी संरचना होती है,
उसे मशरूम भी कहते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो मृतजीवी होते हैं। मृतजीवी का मतलब ये है कि वो अपना भोजन सड़े गले और मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए फफूंदी या कवक। ओके, अब चलते हैं परजीवी पोषण पे, यानी पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो परजीवी का मतलब यह है कि खुद के जीवन के लिए दूसरों के शरीर पर रहकर उसको बिना जान से मारे, यानी बिना उसकी हत्या किए अपना भोजन प्राप्त करना। जैसे आप जानते होंगे कि लोगों के बालों में जू होते हैं, या फिर लीच हो गया यानी कि जोंक होते हैं, जानवरों के शरीर पर चिपक कर खून चूसते हैं उनका और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक वैसे ही जू होते हैं जो जानवरों के शरीर पर हमारे बालों में भी हमारा खून पीकर जीवित रहते हैं, परंतु वो हमें जान से नहीं मारते। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको इस बात का। तो परजीवी पोषण वो पोषण होता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर या उसके ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे पौधे में अमरबेल हो गया और जंतुओं में जू और फीता कृमि हो गया। तो आइए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम पढ़ने वाले हैं कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। तो अमीबा में जब हम पोषण की बात करते हैं तो अमीबा में पोषण प्राणी संभोजी पोषण होता है, यानी कि अमीबा अपने भोज्य पदार्थ को सीधा अपने कोशिका के अंदर कैच कर लेता है, ऐसे ट्रैप कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। तो खाद्य रिक्तिका में यह है भोज्य पदार्थ, इसको अमीबा इस प्रकार से इसके चारों तरफ। हाँ, आपको एक मैं बात बता दूं कि अमीबा की जो संरचना है, शारीरिक संरचना, वो फिक्स नहीं होती है। वो कैसे भी संरचना अपने आप को बना सकता है किसी भी समय। तो भोजन प्राप्त करने में इसकी ये संरचना बहुत कामयाब होती है कि वो भोजन के चारों तरफ अपने आप को ऐसे फैला लेता है और उसके बाद उसको ढक लेता है चारों तरफ से, और फिर अपने अंदर ऐसे ग्रहण कर लेता है, और फिर एंजाइम की मदद से, ठीक है, वो इस भोज्य पदार्थ का पाचन करता है और फिर इसको अवशोषित कर लेता है। क्षमा चाहेंगे। तो यहां पर जो है कि आप देख पा रहे हैं, ओके। तो जब हम बात करते हैं अमीबा की, तो इस प्रकार से इसमें न्यूट्रिशन यानी कि पोषण होता है। आइए अब पैरामीशियम में भी समझ लेते हैं। तो पैरामीशियम में बाल की तरह संरचना होती है और कोशिका की पूरी सतह बालों से, यानी पक्षयाभ जो लिखा है ना यहाँ पे, इसका मतलब होता है बालों जैसी संरचना, थोड़े से बड़े बड़े बाल होते हैं। तो वो बाल उसकी मदद करते हैं भोजन को अंदर ले जाने में, जहाँ पे भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। तो एक जगह से ग्रहण कर सकते हैं। अब वो अपने आप को तो फैला नहीं सकता भोजन के चारों तरफ, तो इसलिए उसके शरीर पर बाल होते हैं और वो बाल धीरे धीरे भोज्य कण को उस जगह पहुंचा देते हैं जहां से भोजन ग्रहण करना होता है। आइए अब बात करते हैं सबसे बुद्धिमान और यूं कहें कि मनुष्य की, जो कि सबसे बुद्धिमान जीव है सभी जंतुओं में। तो मनुष्य भोजन ग्रहण करता है इन 5 तरीकों से। सबसे पहले वो अंतर्ग्रहण करता है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा है, अंतर्ग्रहण करता है, फिर पाचन करता है उस भोजन का, फिर अवशोषण, और फिर स्वांगीकरण, और फिर बहिक्षेपण। मैं आपको एक एक करके सब समझा देता हूँ। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को अंदर ग्रहण करना, यानी अंदर मतलब अंदर प्राप्त कर लेना, चबाकर हम उसे अंदर ग्रहण कर लेते हैं। फिर उस भोजन का पाचन होता है, यानी विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उस भोजन को पचाया जाता है, वो भी विस्तार से समझेंगे नीचे। फिर अवशोषण का मतलब है पचे हुए भोजन में जो भी खाद्य पदार्थ होता है, जो पोषणीय पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स, ये सारे जो है अवशोषित कर ले जाते हैं, ठीक है, आंत में, छोटी आंत में। और उसके बाद स्वांगीकरण का मतलब है कि वो ब्लड में मिल जाता है और जहां जहां उसको जाना होता है उस कोशिका तक भोजन पहुंचा दिया जाता है। और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है बड़ी आंत में चला जाता है और वहां से वो जो है बहिक्षेपण कर दिया जाता है। बहिक्षेपण का मतलब है कि अपशिष्ट पदार्थ को हम सुबह सुबह जहां जाते हैं, ठीक है, निकालने, वहां पे निकाल दिया जाता है और इस प्रकार से एक प्रक्रिया पूरी हो जाती है पोषण की। तो सबसे पहले भोजन मुंह में लिया जाता है। मुंह में क्या होता है? भोजन का अंतःग्रहण। फिर दांत क्या कार्य करता है? तो भोजन को चबाता है। और इसके बाद जीवा का काम है भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाना। क्यों? क्योंकि हमारी जो अंदर की नाल है, भोजन आहार नाल, वो बहुत ही डेलिकेटेड होती है, यानी बहुत नाजुक होती है। अगर हम उसको
चबाकर गीला नहीं करेंगे तो हमारी जो आहार नाल है वो अंदर से फट सकती है और खून निकल सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो भोजन को गीला करना और अच्छी तरह मिलाना, ठीक है, वो जीवा का काम है, जीभ का काम है। उसके बाद लार ग्रंथि, हमारे जीभ के नीचे लार ग्रंथि होती है जिससे लाला रस निकलता है, या हम उसे कहें लार रस निकलता है। यह रस स्टार्च को, यानी स्टार्च लार एमाइलेज एंजाइम माल्टोज शर्करा, यानी कहने का मतलब यह है कि लार स्टार्च को एमिलेज में, ठीक है, माल्टोज यानी एमिलेज एंजाइम की मदद से लार स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, फिर भोजन पहुंचता है ग्रसिका में। ग्रसिका का मतलब है कि हमारी, ये मैं आपको यहाँ पे चित्र दिखाता हूँ, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ये है ग्रसिका, ये वाला भाग। यहाँ तो हो गया किसका पाचन, स्टार्च का, स्टार्च बदल गया माल्टोज में। अब पहुंचा भोजन यहाँ ग्रसिका में, इस पाइप में, और वहां से पहुंचेगा ये जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, इस स्टमक में। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह दिखाई दे। ये देखिए, थोड़ा सा और कोशिश करता हूँ। हाँ, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली, ये है पेट, यानी कि आमाशय इसे हम कहते हैं हिंदी में। भोजन यहाँ पहुंचता है और यहाँ पे भोजन कम से कम 2.5 घंटे रुकता है। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, जहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये जहाँ मैंने ये हाथ रखा है, यहाँ पर जहाँ पॉइंटर मैंने रखा है, यहाँ पे ये समझ लीजिए आप 5 उंगलियों को फैला दीजिए और उसके बाद 5 उंगलियों को एक साथ एक जगह इकट्ठी कर लीजिए। तो इकट्ठी करने के बाद जो संरचना बनेगी, ठीक वैसे ही यहाँ पे कोशिकाएं होती हैं जो स्टमक को, यानी आमाशय को बंद रखती है यहाँ से, जिसकी वजह से क्या होता है, भोजन आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से 2 से 2.5 घंटे, या यूं कहें 3 घंटे तक ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का आमाशय में पाचन होता है। उसके बाद भोजन बढ़ता है कहाँ, मैं इसकी प्रक्रिया नीचे समझाऊंगा, आपको बताया था भोजन कहाँ कहाँ बढ़ता है। फिर भोजन यहाँ से बढ़ते हुए आता है छोटी आंत में, इस वाली आंत में, ये जो बीच में दिख रही है आपको, इसमें छोटी आंत में, और इसमें भी वो रहता है 1 से 2 घंटे। और उसके बाद जो है उसका यहाँ पर पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो चला जाता है यहाँ पे बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से ऐसे यहाँ तक आते आते जो भी उसमें वाटर होता है, लिक्विड होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो ठोस पदार्थ होता है वो यहाँ से गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है यहाँ पे, यानी अग्नाशय क्या है, ये यहाँ पे पित्ताशय क्या है, और ये पित्त का भंडार जो करता है, ठीक है, ये इसका क्या कार्य है। ये तो यकृत है, गलती से इन्होंने जो है लिख दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो अब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि ये क्या, एक एक करके, कि ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि ये यकृत होता है, इसने गलती से पित्ताशय लिख रखा है। पित्ताशय ये होता है जो पित्त का भंडार करता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यकृत का क्या कार्य है, और यहाँ पे ये अग्नाशय का क्या कार्य है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इसने दिखा रखा है यकृत लिखा हुआ, अच्छी बात है। और पित्ताशय इसने थोड़ा सा गलत जगह दिखा दिया, ये पित्ताशय होता है जो पित्त का भंडार करता है। ठीक है, अभी मैं एक एक करके समझाता हूँ आपको। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ, और थोड़ा छोटा करता हूँ मैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो अब हम आ गए आमाशय में, यानी भोजन जब आमाशय में पहुंचा पेट में तो क्या होता है। तो आमाशय की जो भित्ति होती है, यानी जो दीवार होती है, उसमें होती हैं क्या, जठर ग्रंथियां, और उस जठर ग्रंथियों से 3 प्रकार के स्राव होते हैं। पहला स्राव मतलब एक प्रकार के केमिकल निकलते हैं। तो पेप्सिन ये एंजाइम है जो जठर ग्रंथियों से निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। आपको बता दूं, पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रक्रिया में। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, उनको, यानी सूक्ष्म जीवों को, जो खतरनाक सूक्ष्म जीव हैं, उनको यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मार देता है जान से। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। और दूसरा काम कि पेप्सिन ये जो एंजाइम है, इसका काम तभी कार्य करेगा जब जो माध्यम है वो अम्लीय होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक 2 काम करता है, पहले कि सूक्ष्म जीवों को मार देता है, दूसरा माध्यम को अम्लीय बनाता है। फिर आप सोचेंगे श्लेष्मा क्या करता है। तो श्लेष्मा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बहुत ही स्ट्रांग, यानी बहुत ही शक्तिशाली अम्ल है, और उससे पेट की दीवारें जल के राख हो सकती हैं, तो इसीलिए श्लेष्मा एक प्रकार का द्रव होता है जो इसके साथ साथ निकलता है और उसके प्रभाव को कम करता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और थोड़ा सा धैर्य रखें तो आपको मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा, और प्रेम भाव से आप सीख जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, आपको कठिन भी नहीं लगेगा चैप्टर। तो आइए, भोजन पहुंच गया है कहाँ, आमाशय से, यानी पेट से छोटी आंत में, जिसे हम बोलते, ठीक है, छोटी आंत में आंत्रस, यानी उसकी दीवार से छोटी आंत की, ठीक है, छोटी आंत को हम कहते हैं क्षुद्रांत।
तो क्षुद्रांत में आंतरस निकलता है और आंतरस में तीन प्रकार से पाचन होता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है ग्लूकोज में, वसा पच जाता है, वसा अम्ल ग्लिसरॉल बन जाता है और प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में। और यही वो पदार्थ है जो सीधे ब्लड में मिल सकते हैं। ठीक है, यही वो पदार्थ हैं। तो ये पदार्थ जो है अवशोषित कर लिए जाते हैं रक्त में और वहां से विभिन्न अंगों तक भेज दिए जाते हैं। तो आइए यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं यकृत की। यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है, यानी ये जो आंत है यहाँ पर यकृत और अग्नाशय से, जो मैं आपको ऊपर दिखा रहा था, वहां से भी केमिकल्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं। अब यकृत क्या करता है? तो यकृत पित्त रस का स्राव करता है, जिसमें पित्त लवण होता है। और पित्त लवण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती हैं, यानी वसा के बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, तो उसको तोड़कर छोटे छोटे अणुओं में बदलता है। यहाँ लिखा है छोटी गोलिकाएं, जिससे कि जो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है, ठीक है, वो आराम से इस पर काम कर सके। ठीक है, ट्रिप्सिन नहीं, लाइपेज कहते हैं उसे, लाइपेज कहते हैं। ठीक है, वो तभी काम करेगा जब वो छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम इमल्सीकरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अग्नाशय से जो अग्नाशय रस निकलता है, उसमें 3 प्रकार की चीजें होती हैं। एमिलेज एंजाइम, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है, स्टार्च का पाचन कर लेगा। ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कि पूर्ण रूप से प्रोटीन को पचा देगा यहाँ पे। और लाइपेज एंजाइम, जो कि वसा का पाचन करेगा। तो प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से ट्रिप्सिन करता है और वसा का पाचन लाइपेज करता है, इसे वसा में बदल देता है। और स्टार्च का पाचन एमिलेज करता है, इसे ग्लूकोज में बदल देता है। उसके बाद ये सारे जो पदार्थ हैं ये रक्त में अवशोषित कर लिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। अवशोषित करने के लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ तरीका दिया गया है कि आंत की जो दीवार होती है उसमें बाल की तरह, यानी हमारी उंगलियों की तरह संरचना होती है, लाखों करोड़ों अरबों होती है, और वो मदद करती हैं भोजन को अवशोषित करने की सतह को बढ़ाने में। यानी भोजन का अवशोषण जल्दी हो, इसलिए वो सतह को बढ़ा देती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं। तो वो जो उंगली नुमा संरचना है उसे हम कहते हैं दीर्घ रोम। ठीक है, दीर्घ रोम का कार्य होता है, या थोड़ा सा डार्क लिख दिया है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी। तो दीर्घ रोम जो है भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, सतह को बढ़ा देता है। इंग्लिश में इसे विलाई कहा जाता है। फिर मैंने आपको बता ही दिया था। इसके बाद भोजन कहाँ पहुंच जाता है? भोजन पहुंचता है, क्योंकि भोजन तो पूर्ण रूप से पच चुका है, अवशोषण भी हो चुका है, तो अब बचा है अपशिष्ट पदार्थ और बहुत सारा तरल पदार्थ, जो कि अलग अलग अंगों से और ठीक है उसमें स्राव हुआ है। तो अब यहाँ पर भोजन बिल्कुल पानी के रूप में है, और उस पानी को ठीक है यहाँ पे बृहद्रांत यानी बड़ी आंत अवशोषित कर लेती है। तो बड़ी आंत क्या करती है? जल का अवशोषण, वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, यानी जो ठोस पदार्थ होता है, गंदा अपशिष्ट पदार्थ, उसको गुदा के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको मानव में पाचन तंत्र और इसके साथ साथ ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। आज की वीडियो बहुत लंबी रही, लेकिन मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो देखकर और आप सभी कुछ समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इसके साथ ही इसे लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।